नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश भर में योगाभ्यास कार्यक्रम। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कोलकाता में हुआ मुख्य कार्यक्रम। पीएम ने कहा, दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए योग आवश्यक। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वस्थ आयु के लिए योग। देश और दुनिया भर में लोगों ने लिया स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने का संकल्प। नरेंद्र मोदी आज करेंगे स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों का शुभारंभ। कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर होगा कार्यक्रम। नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा आज। देश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल। दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी परीक्षा। स्विट्जरलैंड में अमेरिका ईरान शांति वार्ता के बीच इजराइल के लेबनान पर हमलों के कारण तनाव। ईरान का हॉर्मुज बंद करने का दावा। अमेरिका ने दर्ज की आपत्ति। और फीफा वर्ल्ड कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को हराकर नॉकआउट में जगह बनाई। नीदरलैंड्स ने स्वीडन को बुरी तरह से हराकर राउंड ऑफ 32 के करीब पहुंचने की बनाई राह। और आइए अब शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड से 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय आयोजन का नेतृत्व किया। प्रधानमंत्री ने हजारों योग अभ्यासकर्ताओं के साथ कॉमन योग प्रोटोकॉल सत्र में हिस्सा लिया। स्वस्थ आयु के लिए योग विषय के अंतर्गत इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। ये विषय एक ओर शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक कल्याण और भावनात्मक दृढ़ता को बढ़ावा देने में योग की भूमिका रेखांकित करता है। वहीं दूसरी ओर लंबे स्वस्थ जीवन में वृद्धि के साथ स्वस्थ, सक्रिय और गरिमापूर्ण वृद्धावस्था पर बढ़ते जोर के इस युग में प्रासंगिक भी है। प्रधानमंत्री ने योग को स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन के लिए जरूरी बताया। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है। चाहे हमें इसका बोध हो या न हो, योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। और वहीं प्रधानमंत्री ने योग को व्यक्तिगत शांति ही नहीं बल्कि वैश्विक शांति के लिए भी जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि योग सही और गलत में अंतर करने का बोध सिखाता है। योग के विषय में
युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है, इतना ही नहीं है। योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में पहुंची, जहां उन्होंने योगाभ्यास किया। उनके साथ राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। मैं देश विदेश में सक्रिय सभी योग साधकों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम यहाँ भारत की उस महान परंपरा का उत्सव मना रहे हैं जिसने मानवता को स्वस्थ, संतुलित और सार्थक जीवन का मार्ग दिखाया। योग शब्दों का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना। ये व्यक्ति को स्वयं से, समाज को प्रकृति से तथा संपूर्ण मानवता को व्यापक विश्व चेतना से जोड़ने का सशक्त माध्यम। भारत सरकार योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए योग शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा जनजागरण के क्षेत्र में निरंतर कार्य कर रहे हैं। सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करते हूँ कि योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अहमदाबाद के प्रहलाद नगर गार्डन में लोगों के साथ उन्होंने योग किया। योग दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में योगाभ्यास किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 पर आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम के दौरान योगाभ्यास किया। उन्होंने स्वस्थ जीवन के लिए लोगों से योग को अपनाने की अपील की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान के बीकानेर में योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने करणी सिंह स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों के साथ योगाभ्यास किया। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर लोगों को संबोधित भी किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दिल्ली के नेहरू पार्क में आयोजित विशेष योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न योगासन और प्राणायाम किए और लोगों को नियमित योग अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विदेशी मूल के लोगों ने भी भाग लिया और योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। नेहरू पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम में उत्साह और ऊर्जा का माहौल देखने को मिला। योग दिवस के मौके पर देश भर में कई स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और वहीं गुवाहाटी में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 पर सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस कार्यक्रम के दौरान योगाभ्यास किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 पर नई दिल्ली में आयोजित एक सामूहिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि जब समय अशांत हो उस समय मन को शांत रखने के साथ साथ धैर्य, संतुलन और हमारी दिनचर्या को बेहतर बनाने के लिए भी योग आज की आवश्यकता है। इसीलिए आज हमें योग को हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का प्रयास करना चाहिए। इससे हम संतुलित और बेहतर निर्णय कर पाएंगे।
और इसी पर खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवदीप जोशी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, योग गुरु और फाउंडर हैं नवयोग के। बहुत स्वागत नवदीप जी। और उसी के साथ सवाल ये है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे देश में और खासतौर पर पूरे विश्व में किस तरह से इसको मनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप, किस तरह से लोगों को इसे मनाना चाहिए और योग कितना ज़रूरी है जीवन शैली के लिए और खासतौर पर हमारे स्वस्थ जीवन शैली के लिए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैं बताऊं कि जब 27 सितंबर 2014 को सबसे पहले माननीय मोदी जी ने इसका प्रस्ताव रखा, तो ये एक पहला प्रस्ताव था जो केवल 75 दिनों में 11 इस दिसंबर को इस प्रस्ताव पारित हो गया। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि योग की शक्ति थी और माननीय मोदी जी का जो एक योग के प्रति उनका जो दृढ़ निष्ठा है और वो खुद ब खुद स्वयं करते हैं, तो उन्होंने पूरे विश्व भर में इसको पहचान दिला दी। और आज वही योग जो है 200 से ज्यादा देशों में आज हम लोग योग को मना रहे हैं। तो ये एक योग जहाँ स्वास्थ्य से जुड़ा है, जहाँ पे अभी आप शांति की बात कर रहे थे, शांति ये हमें भूल गए। और इसको प्राप्त करने के लिए जो योग की सारी प्रक्रिया हैं, चाहे वो स्थिर सुख आसनम के द्वारा आसन से करते हैं, प्राणायाम के द्वारा हम अपने प्राण के विस्तार की बात करते हैं, ध्यान के द्वारा हम मन को शांत करने की बात करते हैं, तो ये सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज जहां हम साइकोसोमेटिक डिसीज से बहुत सारे बीमारियों के उसमें बढ़ते जा रहे हैं, वो लग तो रहा है जैसे फिजिकल है, लेकिन वो हमारे मन के उन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ है। क्योंकि जहां आज ये है एक यूट्यूब और ये चैनलों का जो एक बहुत सारा एकदम एक तरह से बहुत सारा चीज़ें आ गई हैं, वो हमारे मुख्य रूप से चाहे वो वृद्ध हैं, बच्चे हैं, सबको परेशान कर रही है। वो देखते न लगते हैं हम, तो हमारा मन उसी पे चला जाता है। तो योग ही ऐसा माध्यम है कि जब हम योग के द्वारा अपने मन को शांत करते हैं, समझते हैं कि वास्तविक क्या ज्ञान है, कैसे, अगर हम ज्ञान वो नहीं है कि जो अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराए, वो योग है। और इसीलिए जब हम बात करते हैं कि मन, बुद्धि और अहंकार, इन सबको जो योग करता है और उसमें वास्तविक ज्ञान को देता है, वो हमारा योग है। निश्चित तौर पर नवदीप जी। और ऐसे में ये भी देखा गया है कि वर्ल्ड फोरम की जब हम बात करते हैं, विश्व की बात करते हैं, तो योग किस तरह से लोगों को निरोग करता हुआ नजर आया है, ये साफ तौर पर देखने को मिला है। इसकी प्रशंसा भी हमने कई बार देखी है। आप क्या कहेंगे, क्योंकि योग का जन्म, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि भारत ने किस तरह से वैश्विक स्तर पर योग को बढ़ाया है, इससे वैश्विक स्तर पर जो लोगों की जो कायाकल्प है और जिस तरह से उनकी मन की शांति है, उसमें कितना बड़ा बदलाव देखने को मिला है? देखिए, जो सबसे पहली बात जो है, योग जो है किसी हमारी भारतीय परंपरा से तो जुड़ा हुआ है, लेकिन ये किसी ऐसे धर्म से जुड़ा हुआ नहीं, ये तो हर किसी का है। इसीलिए कबीरदास जी कहते थे, मोको कहाँ ढूंढो रे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में। यानी कि मेरे अंदर जो शुद्ध आत्मा है, उस आत्मा की शुद्धता के लिए, क्योंकि वो आत्मा हमारे उस कोलाहल में, इस तरह के जो बहुत सारे आधुनिकता के कारण उस तनाव में पता नहीं रहा कहाँ है, वो चेतना कहाँ है। उस चेतना को ढूंढने के लिए हमें आसन को प्रभावी बनाना पड़ेगा, कुछ प्राणायाम को करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा वास्तविक स्वरूप, हम कहते हैं कि योग क्या है, निम्न चेतना से उच्च चेतना की ओर बढ़ना। तो आज पूरा विश्व क्यों इसको अपना रहा है? क्योंकि हर कोई जना कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियों से, बहुत सारे मानसिक आघात से परेशान है। और वह चाहे हम श्रीमद् भगवद गीता की बात करें, हम कर्म योग की बात करें, चाहे हम भक्ति योग की बात करें, जहां हमारे भक्ति योग में मीराबाई से लेके कबीरदास जी से लेके तुलसीदास जी से, ये सब जो कथाएं हैं जिनको कल कोई नहीं मानता था, आज उनमें रिसर्च हो रही है। ऐसी जब हम कर्म योग की बात करते हैं कि हम उस कर्मों में कुशलता ही योग है। योगा कर्मसु कौशलम। ये क्यों बात कर रहे हैं हम कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वही हमारे लिए है। वो चाहे हम किसानी का काम कर रहे हैं, हम चाहे व्यवसायी हैं तो व्यवसायी का काम कर रहे हैं, आर्मी जो हमारे मैन हैं, जो हमारे वो लोग अपने वहाँ पे योग कर रहे हैं, वहाँ पे अगर उनको ध्यान ना रहे, उनके अंदर हिम्मत ना जागे, तो फिर हमारी सुरक्षा कैसे हो? हमारे जो बच्चे हैं अगर वो ध्यान में ना जाएं तो वो परेशान हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए, इन सब चीज़ों को ठीक से करने के लिए योग की पद्धति बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हम जो योग कर्मसु कौशलम बोलते हैं, समत्तम योग उच्चते बोलते हैं, समभाव, लाभ हुआ, हानि हुआ, असफलता हुई, सफलता हुई, है ना, कभी कुछ मिल रहा है, कभी कुछ नहीं मिल रहा है, नो हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, निराशा में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये सब चीजों की पढ़ने की आवश्यकता है
क्योंकि जब हम धीरे धीरे इसके उसमें आएंगे तो हमारे जो अंदर जो पॉजिटिव केमिकल्स बनते हैं, बिल्कुल। केवल कॉर्टिसोल स्ट्रेस के कारण नहीं आना है, हमें जो है अपने अंदर अच्छे पॉजिटिव केमिकल्स लाने हैं, जिससे हमारा मन भी प्रसन्न रहे और हमारा कार्य भी प्रसन्नता से। कहा भी जाता है कि मानसिक स्वास्थ्य अगर आपका ठीक है तो आपका शरीर भी अपने आप धीरे धीरे करके, अगर कोई रोग भी है तो उसे ठीक किया जा सकता है। मानसिक शांति के लिए और साफ तौर पर देखा है कि मेडिटेशन से लेकर योग में अलग अलग जो स्टेप्स हैं वो लोगों ने उठाए हैं, और सिर्फ वृद्धि नहीं बल्कि युवा आबादी भी जो हम देख रहे हैं कि आज का जो युवा है वो भी इस ओर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ नजर आया। ये कितना बड़ा आप चेंज मानते हैं और कितना बड़ा माइंडसेट मानते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो पहले का भारत रहा है और आज का जो फिट इंडिया है वो किस तरह से बदलता हुआ नजर आया है? बिल्कुल, देखिए आप फिट इंडिया की जब हम बात करते हैं, आज वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप हमारी अहमदाबाद में हुई। पहली बार जो योग के इतने सारे देशों से लोग आए और उन्होंने योग को आसन के रूप में, योग को आसन यानी कि उसको प्रतियोगिता के रूप में लोगे योगासन को, तो उससे प्रारंभ किया। और वो प्रारंभ करने के बाद क्योंकि आज अगर हम देखें तो आप देखो दो देश आपस में लड़ रहे हैं, अशांति का माहौल है। बिल्कुल। कौन उनको लेके जाएगा, कौन करेगा कि आप शांति में रहो पूरा? और केवल दो देशों की लड़ाई नहीं है, वो दो देशों के कारण जो है कई लोग जो छोटे छोटे जिन व्यापारी हैं वो लोग भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो पूरा देश, हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व जो है एक परिवार है। और वो पूरा देश परिवार कैसे होगा? तब होगा जब हम शांति से रहेंगे। और इसीलिए हम कहते हैं योग क्या है? चंचलता से स्थिरता की ओर ले जाए। योग क्या है? जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए। योग क्या है? जो अशांति से शांति की ओर ले जाए। योग क्या है? जो सीमितता, तो नैरो माइंडेड जो लोग होते हैं उससे अनंतता की ओर, हमारे अंदर अनंत प्रकाश है, अनंत शक्तियां हैं, उसकी ओर लेके जाए। हम छोटी छोटी बातों में राग द्वेष करते हैं, एक दूसरे के टांग खींचने की कोशिश करते हैं, हर जगह ये कल्चर होता है। लेकिन जो योग वाला व्यक्ति वो कहता है कि नहीं, मेरा भी भला होना चाहिए, मेरे आसपास का भी भला होना चाहिए, और विश्व का, परिवार का, सबका भला होना चाहिए। तो ये केवल जैसे हम केवल फिजिकल एक्टिविटी जहां हम कह रहे हैं वहां तक नहीं है, जैसे जैसे हम उस आसन को करते हैं, प्राणायाम को करते हैं, बिल्कुल। और ये तमाम ऐसी गतिविधियां हैं जो साफ तौर पर मानसिक शांति तो देती हैं और साथ ही साथ जीवन शैली में भी स्थिरता लेकर आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नवदीप जी, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर करने के लिए। धन्यवाद। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, आप भी योग करिए और निरोग रहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होता है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला एमडीएच मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। यार कैसे ले पाएंगे घर? नहीं, आज गर्मी बहुत है ना? यस, बहुत ही ज्यादा। पापा, घर खरीदने की प्लानिंग इज नॉट इजी। विनी, लॉन्ग टर्म सेविंग्स का बेस्ट प्लान बताना। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान। LIC और सेविंग्स। यस, इसमें इंश्योरेंस और फंड्स दोनों में इन्वेस्ट करके गोल्स के हिसाब से सम अश्योर्ड एडजस्ट कर सकते हो। LIC प्रोटेक्शन प्लस प्लान, फ्यूचर इंश्योर्ड, ग्रोथ अश्योर्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद कोलकाता में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों, उन्नत स्टील फ्रिगेट INS दूनागिरी, सर्वेक्षण पोत INS संशोधक और पनडुब्बी रोधी उथले पानी के पोत INS अग्रय का शुभारंभ करेंगे। इनके जुड़ने से देश की परिचालन क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, समुद्री क्षेत्र के बारे में जागरूकता बढ़ेगी और भू राजनीतिक खतरों के खिलाफ हमारे तटीय जल क्षेत्र की सुरक्षा मजबूत होगी। इन तीनों जहाजों को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया था और इनका निर्माण कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा किया गया था, जिसमें 200 से अधिक लघु और मध्यम उद्यमों सहित भारतीय उद्योग की व्यापक भागीदारी थी। 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री से निर्मित ये जहाज आत्मनिर्भरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण भी है।
काफी महत्वपूर्ण है ये, और रक्षा क्षेत्र में साफ तौर पर बड़ी मजबूती भी आती हुई नजर आएगी। इसी पर आइए चर्चा करते हैं। आलोक बंसल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, निदेशक हैं इंडिया फाउंडेशन के। आलोक जी, बहुत स्वागत। और उसी के साथ आज का दिन, क्योंकि एक तो हम देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, और दूसरा हम देख रहे हैं कि आज रक्षा क्षेत्र काफी मजबूत और होता हुआ नजर आएगा जब प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद यहाँ पर इसका शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। कितनी मजबूती आपको लगता है कि रक्षा क्षेत्र में मिलती हुई नजर आएगी, और क्या नयापन आएगा जब ये आईएनएस यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आएंगे जिसका प्रधानमंत्री आज शुभारंभ करेंगे? देखिए, बहुत बड़ी बात है एक राष्ट्र के लिए कि 3 युद्धपोतों का एक साथ कमीशनिंग होना, और तीनों ही भारत में निर्मित, भारत में ही डिजाइन। एक तो युद्धपोतों की डिजाइन जो है बहुत ही उन्नत चीज है, और इसको भारत करने वाला दुनिया के कुछ ही राष्ट्रों में से एक है। और तीनों बिल्कुल भिन्न तरीके के जहाज हैं। जैसे कि आपने देखा, दूनागिरी है, टाइप 17A स्टेल्थ फ्रिगेट है, जिसका कि रेडार सिग्नेचर नहीं आता, एक बहुत ही उन्नत है, इसमें बड़े उन्नत शस्त्र लगे हुए हैं। संशोधक जो है एक सर्वे शिप है, जो भारत की तटीय सीमाएं और दूसरे देशों में भी जाके सर्वे करते हैं, जिसके ऊपर हमारी चार्ट्स बनते हैं, जिसके ऊपर हमारे जहाज जो है नौ संचालन कर पाते हैं। और आईएनएस अग्रय जो है एक एंटी सबमरीन, जो पनडुब्बी रोधी जहाज है, और इसको भी शायद कैटामरान हल के ऊपर बनाया गया है। तो ये बड़ी भिन्न तरीके के जहाज हैं, और तीनों का डिजाइन से लेकर निर्माण तक भारत में हुआ। और युद्धपोतों का निर्माण एक तकनीकी क्षमता को दर्शाता है, क्योंकि एक युद्धपोत के अंदर हर तरीके की क्षमता लगती है। उसके अंदर शस्त्र प्रणालियां होती हैं, चाहे एंटी एयरक्राफ्ट गन्स हो, सरफेस के जो युद्धपोतों के खिलाफ वेपन सिस्टम्स होते हैं, और पानी के अंदर जो पनडुब्बी रोधी शस्त्र प्रणाली भी होती है। उसके अलावा वहां पे जो है सेंसर्स होते हैं, रेडार्स होते हैं, सोनार्स होते हैं, जो कि इनको डिटेक्ट करते हैं। उसके अलावा रहने के लिए इतने सारे लोगों को इतने समय रखने के लिए सारी चीजें, संसाधन होते हैं। जहाज को चलाने के लिए क्या कहते हैं, पावरिंग प्लांट्स होते हैं, जनरेटर्स होते हैं। तो बहुत सारी विभिन्न चीजें एक साथ एक युद्धपोत के अंदर होती हैं, और अपने आप ही निर्माण करना और उनको कहाँ फिट करना है, कैसे होना है, ये डिजाइनिंग जो है एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है। और भारत 3 जहाजों को एक साथ कमीशन कर रहा है। ये भारत की एक क्षमता को दिखलाता है कि आज हम तकनीकी क्षेत्र में उस क्षमता पर पहुंच गए हैं कि अपने आप ही डिजाइन कर सकते हैं, अपने आप ही निर्माण कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आज। ऐसे में आलोक जी, एक सवाल आता है कि जब हम देखते हैं कि वैश्विक अस्थिरता का जो ये दौर चल रहा है, भारत हालांकि हमेशा से शांति के पक्ष में रहा है, ऐसे में ये जो जहाज हैं, ये किस तरह से भारत की जो सशक्त होती हुई रक्षा तंत्र है उसको और ज्यादा मजबूती प्रदान करते हुए नजर आएंगे? देखिए, आज जब दुनिया भर में अशांति का दौर है और युद्ध और कॉन्फ्लिक्ट हो रही है जगह जगह, तो ऐसे में भारत की जो नौसेना है वो ये सुदृढ़ करती है, ये इंश्योर करती है कि पहली चीज कि भारत के आसपास कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। आज हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना सबसे सशक्त नौसेना है, बिल्कुल लिटरल नौसेना जिसे कहते हैं। बाहरी नौसेनाओं की बात नहीं कर रहा, लेकिन हिंद महासागर क्षेत्र के अंदर इसमें मेरे ख्याल से कोई भी विवाद नहीं है। अविवादित रूप से सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिशाली जो नौसेना है वो भारत की है। और दूसरी बहुत अच्छी बात यह है कि भारत की नौसेना को लोग भय से नहीं देखते, एक साथी के रूप में देखते हैं, एक सहायक के रूप में देखते हैं। किसी को भी कोई भी समस्या होती है तो वो भारतीय नौसेना की ओर नजर डालता है। और इसमें कोई भी राष्ट्र, चाहे कोई प्राकृतिक आपदा हो या कोई मैन मेड डिजास्टर, भारत ने तमाम देशों की मदद भी की है, हमने देखा है कई बार। देखिए, सुनामी से लेके, अगर आप सुनामी में देखिए, हमने श्रीलंका, मालदीव्स और इंडोनेशिया की मदद की। जब हमारी खुद की हमारे देश के ऊपर खुद आपदा आई हुई थी, उसके बाद आप देखें, चाहे हमने लोगों को युद्ध क्षेत्र से निकालने की बात हो, यमन से निकाला, एडन से निकाला, जिसमें कि अमेरिकी नागरिक तक निकाले गए हमने हमारे द्वारा, या हमने लेबनान से निकाला, या अगर आप देखिए तो OAU जब समिट हुई थी अफ्रीका में, तो हमने मोजाम्बिक को ऑफशोर सिक्योरिटी प्रोवाइड की। तो आज इस हिंद महासागर क्षेत्र में जितने भी राष्ट्र हैं वो इस बात को मानते हैं कि हिंद जो भारतीय नौसेना है वो उत्कृष्ट सेना है, और जब उनको जरूरत पड़ती है तो वो सबसे पहले अगर किसी राष्ट्र की ओर सहायता का हाथ बढ़ाते हैं तो वो भारतीय नौसेना। बिल्कुल आलोक जी, और इसके अलावा भी हमने देखा है, क्योंकि बहुत अत्याधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उससे इसको लैस किया गया है। क्या इसमें ऐसा खास है जो बाकी जहाजों से इसे अलग बनाता है? देखिए, जो
दूनागिरी है, आईएनएस दूनागिरी है, ये प्रोजेक्ट 17 अल्फा है, जिसे भारतीय डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया है और ये इसी ब्यूरो के 5वां जहाज है। इससे पहले भी इसमें कई जहाज इस तरीके के बन चुके हैं और ये जो है भारत में ही, और जैसे जैसे ये बनते चले जाते हैं इसमें जो मिसाइल्स हैं, जो वेपन सिस्टम्स हैं, ये सब जो है इम्प्रूव होते चले जाते हैं। तो इसलिए ये जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो चीज है ये है, और इसमें जितने भी अधिकतर संसाधन जो लगे हुए हैं वो भारतीय मूल के हैं। आईएनएस संशोधक जो है सर्वे करता है, और जो हिंद महासागर क्षेत्र है इसमें भारत की जो हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट है, जो नेवल हाइड्रोग्राफिक डिपार्टमेंट जिसे कहते हैं, ये एक बहुत उन्नत किस्म का है और न सिर्फ भारत की तटीय सीमाओं का वो करता है, सर्वे करता है, बल्कि दूसरे राष्ट्रों को जिनके पास की चीजें नहीं होती उनको भी ये सहायता प्रोवाइड करता है। और उसके लिए जो है इसमें बहुत ही गहन जो है वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट्स टाइप के होते हैं, जिसमें आपको हर जगह डेप्थ लेनी होती है और जहाज की जो स्थिति है वो बिल्कुल एक्यूरेटली आपको पता होनी चाहिए, जिससे कि जहाज जाके जगह जगह पानी के अंदर और तट पर हर चीज को निर्धारित कर सके, क्योंकि इनके सर्वे के ऊपर ही अन्य जहाज चलते हैं, जो सिर्फ युद्धपोत ही नहीं बल्कि जो पूरी हमारा जो ये आवागमन होता है, जो मर्चेंट शिप्स का है, जो भारत का व्यापार है या दुनिया का व्यापार है, जहां पे जहाज जा रहे हैं एक जगह से, वो इस बेसिस पर जाते हैं कि इस जगह पानी कितनी की गहराई कितनी है, यहाँ पे कोई खतरा तो नहीं है। ये जो सर्वे हैं ये सारे जो है भारत की जो सर्वे ब्रांच है जिसे कहते हैं नेवल हाइड्रोग्राफिक ब्रांच, वो करता है। तो इन सब में एक से एक जो सुंदर जो शिप होते हैं वो तैयार होते हैं, और इनका जो इनमें जो यंत्र लगते हैं, जो सेंसर्स लगते हैं, जैसे विशेषकर युद्धपोतों में सेंसर्स होते हैं जो रेडार, सोनार्स वगैरह होते हैं, और विशेषकर जो सर्वे शिप्स होते हैं उसमें और ज्यादा जो स्पेसिफिक होते हैं, जो बिल्कुल ही एक्यूरेट जो डेप्थ है पानी की या जहाज की जो पोजीशन है उसको एस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि उसके द्वारा जो चार्ट्स बनाए जाते हैं उसके ऊपर अन्य जो जहाज हैं मर्चेंट शिप्स और वो चलते हैं। आईएनएस अग्रय जो है पनडुब्बी रोधी जहाज है, जहां तक ये अरनाना क्लास का जहाज है, इसके एक कैटामरान शेप में है और इसमें पनडुब्बियों के खिलाफ और इसकी कोशिश ऐसी की गई है कि इसका जो ड्राफ्ट है वो कम से कम रहे, जबकि जहाज को जो है एक कैटामरान के रूप में बनाया है, जिससे कि पनडुब्बियों का इसके ऊपर हमला ना हो सके या नीचे इसका अंडर वाटर सिग्नेचर जो है इसकी कम से कम रहे, और साथ ही साथ इसमें वो क्षमताएं दी गई हैं सोनार और जो वेपन सिस्टम्स हैं कि पनडुब्बियों के खिलाफ इसका प्रयोग किया जा सके। ऐसे में आलोक जी ये भी देखा गया कि इसका ढांचा काफी मजबूत है और ये दुश्मन के रडार से भी बच निकलने में काफी कारगर साबित होता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में ये किस तरह की टेक्नोलॉजी है जो दिखाती है कि दुश्मन भी इस पर पैनी नजर अपनी नहीं बना सकता? क्या ये रक्षा तंत्र में और ज्यादा जो मजबूती है उसको सशक्तिकरण है वो करता हुआ नजर आएगा आलोक जी? देखिए, इसमें दो चीजें होती हैं जिससे स्टेल्थ को लिया जाता है। स्टेल्थ कहते हैं जिससे कि वो रेडार या दुश्मन के जहाज जो हैं उसको आइडेंटिफाई ना कर सके। एक तो ये है कि इसका डिजाइन इस तरीके से बनाया जाता है कि इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उससे रेडार जो रिफ्लेक्शन है उसको कम से कम किया जाता है। दूसरे आजकल अन्य तकनीकें आ गई हैं, जैसे पेंट होता है, इस तरीके के पेंट होते हैं जो रेडार सिग्नेचर्स को नहीं देते। तो इससे क्या होता है कि इन जहाजों को डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है, इनको पता करना कि एक जहाज है पता नहीं। इससे दुश्मन के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाता है कि ये जहाज जहां जा सकता है वहां दूसरों को पता नहीं चलता कि वहां पहुंचा है। और जैसा कि मैंने कहा कि आईएनएस दूनागिरी जो है एक बहुत ही उन्नत जहाज है, फ्रंट लाइन फ्रिगेट है भारत का आने वाले समय में। और इसमें जो है इस जो तरीके के हैं इसके 7 जहाज बनने हैं इस तरीके के। ये अभी नीलगिरी क्लास कहलाया जा रहा है इसको, और इसमें कई जो है आर्मामेंट्स हैं, जैसे कि इसके अंदर बराक मिसाइल्स हैं, ब्रह्मोस मिसाइल्स फिट की जा रही हैं, टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर्स हैं। तो मतलब हर तरीके की जो हथियार हो सकते हैं वो इसके अंदर फिट किए जा रहे हैं एक बड़ी संख्या में। तो इतने ज्यादा शस्त्र एक ही प्लेटफॉर्म पे होना और फिर वो स्टेल्थ प्लेटफॉर्म होना कि उससे रेडार सिग्नेचर ना हो, क्योंकि सामान्यतः क्या होता है कि जब आप शस्त्र लगाते हो तो शस्त्र जो है उनकी रफ एजेस होती हैं, तो वहां से रेडार रिफ्लेक्शंस ज्यादा होते हैं।
पर इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया कि इतने सारे शस्त्र होने के बावजूद इसका जो रेडार सिग्नेचर है उसको कम से कम रखने की कोशिश की। ऐसे में डिफेंस तो डिफेंडिंग ऑर्डर तो साफ तौर पर इसमें देखने को मिलेगा ही, लेकिन इसके अलावा जब हम मारक क्षमता की बात करते हैं तो मारक क्षमता में कितना बड़ा इजाफा आपको लगता है कि आने वाले समय में देखने को मिलेगा जब ये इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, और उसके बाद अगर कल को कोई ऐसी स्थिति होती है कमोवेश की जब कुछ ऐसा होता है कि जो दुश्मन देश हैं वो कहीं अटैक करें, तो मारक क्षमता कितना बड़ा यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखाती है और कितनी तेज और कितनी सख्त वो नजर आएगी जब इसकी मारक क्षमता को हम कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं कि ये जो भारतीय नौसेना एक बहुत सशक्त नौसेना है इस क्षेत्र में, तो मुझे लगता नहीं कि कोई दूसरी नौसेना ये जरूरत करेगी कि भारत पर हमला करे, बट दूसरे राष्ट्रों की मदद करने के लिए या कभी नौसेना राष्ट्र का वो अंग होता है जो डिप्लोमेसी के अलावा देश से दूर भारत की जो नीतियां हैं उनका क्रियान्वयन कर सकती है। तो नौसेना एक राष्ट्र को वैश्विक रंगमंच पर एक शक्ति प्रदान करती है, क्योंकि नौसेना सिर्फ भारत के अड़ोस पड़ोस में प्रयोग हो ऐसा नहीं है। नौसेना का जो युद्धपोत है वो यहाँ नहीं, हिंद महासागर में कहीं जा सकता है, हिंद पैसिफिक क्षेत्र में कहीं जा सकता है, और कभी जरूरत पड़ने पे यहाँ से और बाहर अटलांटिक या दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है। तो नौसेना सेना का वो अंग होती है जो शक्ति प्रदर्शन सिर्फ भारत के अड़ोस पड़ोस में ना करके दुनिया के किसी भी कोने में कर सकती है। तो इसलिए नौसेना का सशक्त होना बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए आपने देखा कि 1991 के बाद से 91 के बाद से जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो अमेरिका की जो डिफेंस पॉलिसी है वो ऑनवर्ड फ्रॉम द सीज रही है कि जो भी करना है मैं समुद्र से करना है। और आप देख रहे हैं आज अमेरिका जो भी करता है, जो भी दुस्साहस करता है, चाहे ईरान पे हमला या गल्फ पे हमला, वो अधिकतर हमले जो हैं समंदर से हो रहे हैं। तो ये एक शक्ति है। तो नौसेना सशक्त होना जो है, भारत की जो शक्ति है उसको प्रोजेक्ट भी कर सकती है और शक्ति को लोगों की मदद के लिए प्रयोग कर सकती है। और भारत की जो नौसेना है, अच्छी बात यह है कि दुनिया के अधिकांश राष्ट्र उसे एक बेनाइन पावर, एक ऐसी शक्ति के रूप में देखते हैं जिसे खतरनाक नहीं मानते, जिसको अपनी ताकत समझते हैं दुनिया के हर राष्ट्र, क्योंकि उनको लगता है कि भारत ने कभी भी किसी अन्य राष्ट्र के ऊपर अननेसेसरी रूप से हमला नहीं किया है। तो उसकी सहायता लेने के लिए लोग इस पे गौरवान्वित महसूस करते हैं कि भारत की नौसेना इतनी सशक्त है कि जरूरत पड़ने पर उनकी हर संभव सहायता कर सकते। बिल्कुल आलोक जी, समुद्र के ऊपर की तो स्थिति साफ तौर पर नजर ही आ रही है, लेकिन समुद्र के नीचे की जब हम बात करते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इनविजिबल होकर किस तरह से ट्रैक करना है और उसके बाद वहां से उसको निशाना बनाना है, इसके लिए आईएनएस जो संशोधक है वो कितना निर्णायक कदम आप मानते हैं और कितना बड़ा महत्वपूर्ण ये पल होगा जब उसको यहाँ पर उसका शुभारंभ किया जाएगा, और कहीं ना कहीं जब ये रक्षा क्षेत्र में साफ तौर पर रक्षा तकनीकी क्षेत्र में इसको जोड़ा जाएगा, तो ये कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको लगता है कि जो डेटा कलेक्ट करने में और ट्रैक करने में बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी को दिखाता हुआ नजर आएगा? देखिए, क्या है कि समुद्र की जो सतह है उसके ऊपर जो है वो तो आइडेंटिफाई करना फिर भी संभव है, क्योंकि रेडार हैं, सैटेलाइट्स हैं, सब कुछ देखा जा सकता है। समुद्र के नीचे जो है उसको आइडेंटिफाई करना आज तक कोई ऐसी तकनीक नहीं बनी जो 100% रूप से जो चीज समुद्र के नीचे है उसको आइडेंटिफाई कर सके। क्या सबमरीन से भी ये पॉसिबिलिटी बनती है आलोक जी? सबमरीन से भी इस तरह की पॉसिबिलिटीज बनती हैं क्या? देखिए, सबमरीन छुपने का है, सबमरीन वेपन है। संशोधक जो है सर्वे करता है और वो बताता है कि आपकी समुद्र की सतह कैसी है, कहां पे समुद्र के नीचे पहाड़ हैं, कहां समुद्र के नीचे कितनी गहराई है, कहां पे कोई खतरे की चीज है, कहीं पे कोई डूबा हुआ जहाज है, कहीं पे कोई पत्थर है, क्योंकि कई बार समुद्र के नीचे अचानक जो है पहाड़ होते हैं, पर ज्वालामुखी होते हैं। तो जो डेप्थ है, जो गहराई है, आपको लग रहा है 2000 मीटर और अचानक एकदम कम हो जाएगी। तो कई बार ऐसा होता है, तो जहाज वहां पे अगर जाएंगे तो फंस सकते हैं, उनको खतरा हो सकता है। तो संशोधक जो है, ये जो सर्वे शिप है, ये समुद्र की सतह को नापता है कि समुद्र की सतह कैसी है, और उसके हिसाब से फिर ये चार्ट्स बनाता है। और ये सिर्फ रक्षा क्षेत्र के लिए नहीं, बल्कि जो हमारे व्यापारिक जहाज हैं, व्यापारिक पोत हैं, जो हमारे लिए तेल ला रहे हैं, अनाज ला रहे हैं, या भारत के निर्यात को लेके जा रहे हैं, उनके आवागमन के लिए भी ये आवश्यक है कि उनको पता हो कि भाई यहाँ पे कितनी गहराई है, नीचे क्या है, किस तरीके, क्या वहां पे करंट है, वहां पे पानी का बहाव किस डायरेक्शन में है, कितना बहाव है, किस तरीके से है, समय के अनुसार बदलता है कि एक पैटर्न पे है। ये सब चीजें जो हैं, और
तट पे क्या क्या बना हुआ है जिससे कि उन जहाजों को पता चले कि कहाँ जाना है उनको। तो ये सब जो चीजें हैं ये सर्वे शिप्स करते हैं, जिसके ऊपर जो जहाज हैं वो चलते हैं। तो सर्वे शिप्स के पास ऐसे उन्नत वो होते हैं, सेंसर्स होते हैं, जिससे कि पानी के नीचे की कितनी गहराई है, जहाज किस समय है, इस तरीके से वो मैप करते रहते हैं। तो वो धीरे धीरे करते रहते हैं। बड़ा लंबा एक प्रक्रिया होती है और जिसको समयानुसार बार बार करना पड़ता है, क्योंकि जो आज गहराई है समुद्र में किसी चीज की, वो 2, 3, 4, 5, 10 साल बाद बदल सकती है, विशेषकर जब तट के पास हो, क्योंकि कई बार सिल्टेशन होता है, कई जगह पे क्या है कि कोरल फॉर्मेशन हो रहा है, वो बढ़ता चला जा रहा है, कई बार ज्वालामुखी होते हैं पानी के नीचे, तो उसकी जो डेप्थ है, जो गहराई है, वो बदलती रहती है। कई बार आप देखेंगे द्वीप में जब ज्वालामुखी फटता है तो जो द्वीप की संरचना है वो बदल जाती है। जैसे हमारे यहाँ ही अगर आप बैरन आइलैंड में जाएं तो उसकी संरचना बदल गई जब से ज्वालामुखी चल रहा है। उसके अड़ोस पड़ोस में जो गहराई है पानी की वो भी बदलती रहती है। तो इन सब का सर्वे जो है पीरियोडिकली होना चाहिए, जिससे कि आगे चलकर किसी भी पोत को नुकसान ना पहुंचे या वो खतरे में ना आ जाए। ऐसे में आलोक जी ये भी देखा गया है कि कई बार जब बहुत दूर तक इस तरह के जहाज निकल जाते हैं तो एक कम्युनिकेशन गैप भी आता है, कई बार मौसम खराब हो जाता है या इसके अलावा भी तकनीकी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं इसके लिए एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बनती हुई नजर आती हैं। आप क्या कहेंगे कि क्या ऐसी तकनीक है जिसकी वजह से ये कम्युनिकेशन ब्रेक ना हो पाए, सैटेलाइट से इसका कनेक्शन और उसके बाद सीधे वहां तक सिग्नल, ये कितना महत्वपूर्ण नजर आता है? देखिए, जहाज जो है जब विशेषकर युद्धपोत बाहर जाते हैं तो पहले पुराने जमाने में ये नियम होता था कि युद्धपोत जब बाहर जाता है तो वो बड़ी लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन नहीं स्टैब्लिश करेगा। जैसे हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन होता है उससे आप करीब करीब विश्व भर में कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन आप ये समझें कि अगर युद्धपोत है और अगर आप अपने देश से संपर्क स्थापित कर रहे हैं तो दुश्मन भी आपका कम्युनिकेशन रीड कर सकता है। और क्या है कि इतने बड़े विशाल समुद्र में अगर एक बार आलोक जी बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, हम आगे भी इस पे चर्चा जारी रखेंगे क्योंकि हम वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो उसको और विस्तार से समझेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है, सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े, और चाट पपड़ी दही बल्ले, चमकी चाट से बल्ले बल्ले, स्वाद सिर्फ चमकी चाट। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो रक्षा क्षेत्र में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद शुभारंभ करेंगे आईएनएस के जहाजों का। और ये काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने देखा है कि लगातार जो मौजूदा रक्षा तंत्र है उसको और ज्यादा मजबूत किया जा रहा है, सशक्त किया जा रहा है। ऐसे में ये जो शुभारंभ है वो कहीं ना कहीं आने वाले कल के लिए, एक सुनहरे भविष्य के लिए, भारत का और भारतवासियों की रक्षा के लिए जो साफ तौर पर एक बड़ा यहाँ पर मजबूत स्तंभ साबित होता हुआ नजर आएगा। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारी खासियतें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। आईएनएस दूनागिरी की अगर हम बात करें तो ये प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का 5वां जहाज है जो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये उन्नत हथियारों जैसे ब्रह्मोस मिसाइल और रडार प्रणाली जैसे जो सिस्टम है उनसे लैस है। और ये युद्धपोत खुले समुद्र यानी कि ब्लू वाटर में लंबी दूरी के अभियानों और सीधे मुकाबले के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि लगातार हमने देखा है कि जो हमारी सेना है उसको कैसे और ज़्यादा सशक्त करना है, उसको कैसे और मजबूत करना है, इसके लिए निर्णायक कदम लगातार उठाए जा रहे हैं। और अब की बार देखने को मिला है कि नौसेना की जो ताकत है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। एक साथ कमीशन होंगे ये 3 स्वदेशी युद्धपोत, और इसलिए भी क्योंकि जिस तरह की स्थिरता इस वक्त नजर नहीं आती वैश्विक पटल पर, वहां पर भारत लगातार मजबूती के साथ खड़ा है। आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस की अगर हम बात करें तो संशोधक और इसके अलावा जो स्वदेशी रूप से ये डिज़ाइन और निर्मित किया गया है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर यह समारोह रखा गया है और अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो ये शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे क्योंकि साफ तौर पर जो रक्षा तंत्र है उसको और ज़्यादा मजबूती मिलती हुई नजर आएगी और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता हुआ नजर आ रहा है। आलोक जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आलोक जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं अगले सवाल के साथ आपके पास आऊँगा।
देखिए, मैं ये कह रहा था कि आज दुनिया में पानी के नीचे क्या है ये जानने की प्रक्रिया किसी भी देश पे नहीं है। तो आज क्या, जो पानी के ऊपर है वो तो रेडार्स आपके डिटेक्ट कर लेते हैं, सैटेलाइट देख सकते हैं, पर पानी के अंदर देखने की जो क्षमता है वो बहुत सीमित है। आप जो है पानी के नीचे किसी चीज को डिटेक्ट करने के लिए ध्वनि का प्रयोग करते हैं, लेकिन ध्वनि भी जो है पानी के अंदर जब जाती है तो अटेन्युएट हो जाती है और उसकी जो रेंज है वो काफी सीमित है। इसलिए आज भी सबसे ज्यादा सुरक्षित अगर कोई जगह है तो वो पानी के नीचे है, और इसी कारण अधिकतर उन्नत देश जो है पनडुब्बियों में ही अपनी जो परमाणु अस्त्र हैं उनको रखते हैं और छुपा के रखते हैं, क्योंकि वो हमेशा सुरक्षित है। तो जो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी की जो बात करते हैं आजकल, वो इसलिए परमाणु हथियार हैं वो पनडुब्बियों पर रखे जाते हैं। तो पनडुब्बियों से कैसे डील करना है, इसके लिए जो है एंटी सबमरीन जो ताकत है वो बहुत आवश्यक है। और अग्रय जो है हमारा, ये एक पनडुब्बी रोधी जहाज है जो पनडुब्बियों के खिलाफ प्रयोग कर सकने वाले शस्त्रों से लैस है। ऐसे में आलोक जी, लगातार हम देख रहे हैं कि ऐसे में नौसेना के सामने तमाम ऐसे चैलेंजेस भी आते हैं जिनको उन्हें फेस करना पड़ता है। किस तरह के चैलेंजेस आते हैं और उनमें जब इसका शुभारंभ होगा, ये जुड़ेंगे तो क्या कुछ बदलाव, बड़ा चैलेंज जो नजर आता है उसमें किस तरह से जो चेंजेस हैं वो नजर आते हुए नजर आएंगे? देखिए, नौसेना जो है, नौसेना के कई रोल है। एक तो रक्षा करने का ही है, अपने देश की रक्षा करनी है, तो ये तीनों जहाज जो है देश की रक्षा के लिए बहुत ही उन्नत है। विशेषकर दूनागिरी जो है फ्रंट लाइन फ्रिगेट है, अग्रय जो है पनडुब्बी रोधी जहाज है, और जो संशोधक है वो सर्वे करता है। लेकिन इसके अलावा नौसेना का एक बहुत बड़ा काम पोलिसिंग भी है। नौसेना जो है समुद्रों की जो है निगरानी करती है कि कोई विदेशी शक्ति तो नहीं आ रही, कुछ हो तो नहीं रहा। तो नौसेना लगातार इस क्षेत्र से, इस विशाल हिंद महासागर क्षेत्र में जो युद्धपोत जा रहे हैं और जो अन्य पोत जा रहे हैं उनकी निगरानी करती है, एक नजर रखती है कि क्या ट्रैफिक जा रहा है यहाँ से और किस तरीके के लोग जा रहे हैं, कोई गैर कानूनी गतिविधि तो नहीं हो रही, कोई ऐसी गतिविधि तो नहीं हो रही जो भारत के खिलाफ हो जाए। तीसरा है कि सहायता लोगों की। अब इस विशाल समुद्र क्षेत्र में लोगों को कहीं पे प्राकृतिक आपदा आ रही हैं, कहीं कुछ आपदा आ रही हैं, तो नौसेना जो है एक बहुत बड़ा रेस्पॉन्डर हो जाता है। अगर किसी देश में अगर आपको याद हो कि मालदीव्स में एक जमाने में पीने के पानी की कमी हो गई थी, तो पीने का पानी भी नौसेना ने एक बार जाके ना मालदीव्स को प्रोवाइड किया है। तो अगर किसी क्षेत्र में सर
अब मैं नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया सभा को संबोधित करें। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल श्री RN रवि जी, पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड वाइस एडमिरल संजय भल्ला, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर गार्डन ब्रीज शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स, कमांडिंग ऑफिसर्स दूनागिरी, संशोधक एवं अग्रह, सम्मानित वेटरन्स, GRAC की कर्मचारी एवं कार्मिक गण, देवियों और सज्जनों, भारतीय नौसेना के लिए यह अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है कि आज के इस ट्राई कमीशनिंग समारोह में जहां 3 फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स दूनागिरी, संशोधक और अग्रह नौसेना में शामिल हो रहे हैं, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। सर, आज इस समारोह में आपका आना हमारे लिए बहुत ही सम्मान और गर्व की बात है और भारत के समुद्री विकास तथा उसकी बढ़ती शक्ति के प्रति आपके सहयोग और दूरदर्शिता का प्रमाण है। हम आपके बहुत आभारी हैं कि आप अपने व्यस्त कार्यक्रम में से कुछ समय निकालकर इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए हैं। इस अवसर पर हमारे बीच पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल जी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित हैं। ये हमें बहुत प्रेरणा देते हैं। मैं रक्षा मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग और योगदान से यह 3 जहाज कल्पना से लेकर कमीशनिंग तक पहुंचे हैं। हमारे बीच उपस्थित वेटरन्स का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, जिनमें से कई भूतपूर्व दूनागिरी और अग्रह पर सेवा कर चुके हैं। देश के सामुद्रिक सुरक्षा को साकार करने में GRAC एक लंबे समय से भारतीय नौसेना का विश्वसनीय साझेदार रहा है। आज इस ट्राई कमीशनिंग की उपलब्धि के अवसर पर मैं GRAC की समर्पित टीम को हार्दिक बधाई देता हूं। हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स और MSMEs को भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग से यह सफलता प्राप्त हो चुकी है। नेवल हेडक्वार्टर्स, कमांड हेडक्वार्टर्स, वॉरशिप ओवरसीइंग टीम्स और ट्रायल एजेंसीज भी बधाई के पात्र हैं, जो इन तीनों जहाज़ों के निर्माण में शुरू से ही मेहनत और लगन के साथ जुड़े रहे हैं। पिछले वर्ष मुंबई में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वतंत्र भारत की पहली ट्राई कमीशनिंग के केवल 17 महीनों बाद आज कोलकाता में यह दूसरी ट्राई कमीशनिंग इस बात को दर्शाती है कि भारत की वॉरशिप कंस्ट्रक्शन की क्षमता में आधुनिकता, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास तीनों को नई गति मिल रही है। आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि इन तीनों प्रोजेक्ट्स ने कई नए कीर्तिमान भी स्थापित किए हैं। INS दूनागिरी प्रोजेक्ट 17 अल्फा फ्रिगेट प्रोग्राम की 5वीं वॉरशिप है और लेटेस्ट कॉम्बैट कैपेबिलिटीज़ से लैस हैं। इसका निर्माण पिछले फ्रिगेट प्रोग्राम की तुलना में लगभग 33% कम समय में पूरा किया गया है। INS संशोधक संधायक क्लास के चौथी हाइड्रोग्राफिक वेसल है। आज विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के अवसर पर इसका कमीशन होना इस समारोह को और अधिक महत्वपूर्ण बनाता है।
ये जहाज़ अपने हाइड्रोग्राफिक इक्विपमेंट से भारत के पार्टनर नेशंस की सामुद्रिक अर्थव्यवस्था तथा ब्लू इकोनॉमी को सहयोग प्रदान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के महासागर विजन को तेज़ी से आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी। INS अग्रे अर्नाला क्लास की चौथी ASW शैलो वाटरक्राफ्ट है। यह प्रोजेक्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक अच्छा उदाहरण है। इसके तहत कुछ जहाज़ प्राइवेट शिपयार्ड्स में बन रहे हैं, जिससे देश में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग के साथ साथ जहाज़ों के निर्माण का समय भी कम हो रहा है। अंत में मैं दूनागिरी, संशोधक और अग्रय के कमांडिंग ऑफिसर्स और क्रूज़ को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज ये पोत भारतीय नौसेना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। यह पोत भारतीय नौसेना की क्षमता को और नौसेना द्वारा राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा को अधिक सक्षम और प्रभावशाली बनाएंगे। मुझे पूरे विश्वास है कि इन जहाज़ों के अधिकारी और नौसैनिक अपने जहाज़ों का आत्मविश्वास और पूरे जज्बा के साथ संचालन करेंगे, पूरी निष्ठा से सेवा करेंगे, देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे और भारतीय नौसेना के गौरवशाली इतिहास में नए और स्वर्णिम अध्याय जोड़ेंगे। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर भारतीय नौसेना के हर एक अधिकारी और नौसैनिक की ओर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। यह हमारा बड़ा सौभाग्य है सर कि आपने इस कार्यक्रम में आकर हमें अपना बहुमूल्य समय प्रदान किए हैं। शन्नु वरुणः, जय हिंद। Now, the commanding officers designate of the three ships will read out the commissioning warrant. कैप्टन दिव्य आलोक, विशिष्ट सेवा मेडल, नामित कमान अधिकारी दूनागिरी। Commissioning order by the Chief of the Naval Staff. Whereas the Government of India has decided that Indian naval ship Dunagiri be commissioned, you are hereby directed to proceed to commission the said ship on the 21st day of June 2026. Indian naval ship Dunagiri will be administered by the Flag Officer, Commanding-in-Chief, Eastern Naval Command, given under my hand this, the 21st day of June 2026. Signed, Krishna Swaminathan, Admiral, Chief of the Naval Staff. Captain Kuldeep Singh, Commanding Officer Designate, Sanshodhak. Commissioning order by the Chief of Naval Staff. Whereas the Government of India has decided that Indian naval ship Sanshodhak be commissioned, you are hereby directed to proceed to commission the said ship on the 21st day of June 2026. Indian naval ship Sanshodhak will be administered by the Flag Officer Commanding-in-Chief, Southern Naval Command, given under my hand this, the 21st day of June 2026. Signed, Krishna Swaminathan, Admiral, Chief of the Naval Staff. कमांडर सुनील मल्होत्रा, नामित कमान अधिकारी अग्रय। Whereas, commissioning order by the Chief of the Naval Staff. Whereas, the Government of India has decided that Indian naval ship Agre be commissioned, you are hereby directed to proceed to commission the said ship on the 21st day of June 2026. Indian naval ship Agre will be administered by the Flag Officer Commanding-in-Chief, Eastern Naval Command. Given under my hand this 21st day of June 2026, signed
Krishna Swaminathan, Admiral, Chief of the Naval Staff. अब सभी गणमान्य अतिथियों से अनुरोध है कि वे निशान समारोह के लिए निर्धारित स्थान पर आएं। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया खड़े हो जाएं और निशान समारोह के लिए जहाज की ओर मुख करें। वर्दी में उपस्थित सभी से अनुरोध है कि वे निशान गार्ड के साथ सलामी दें। सभी अतिथियों से अनुरोध है कि वे कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। देवियों और सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री जी अब जहाजों की संयुक्त पट्टिका का अनावरण करेंगे। और अंततः वो ऐतिहासिक क्षण जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। देवियों और सज्जनों, भारत की समुद्री यात्रा का यह एक अत्यंत गौरवशाली पल है। भारतीय नौसेना के 3 महाबली युद्धपोत आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। स्वागत कीजिए आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक, आईएनएस अग्रय। देवियों और सज्जनों, अब मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करता हूं कि वे इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने विचारों से हमें मार्गदर्शित करें। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर.एन. रवि जी, यहाँ के ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कृष्णा स्वामीनाथन जी, उपस्थित देवी और सज्जनों, आज का दिन कई मायनों में विशेष है।
आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। मुझे प्रसन्नता है कि इसी अवसर पर मुझे बंगाल की इस महान भूमि पर आने का अवसर मिला। यह वह भूमि है जिसने भारत के विचारों को नई दिशा दी है, जिसने भारत के पुनर्जागरण को गति दी है और जिसने सदियों तक भारत को समुद्र के रास्ते से दुनिया से जोड़ा है। आज इसी धरती पर आत्मनिर्भर भारत, सुरक्षित भारत और विकसित भारत से जुड़ा एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो रहा है। कुछ देर पहले आईएनएस अग्रय, आईएनएस दुनागिरी और आईएनएस संशोधक को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। वैसे आज 21 जून को वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे के रूप में भी मनाया जाता है और ये बहुत ही अद्भुत संयोग है कि आज के दिन हमने भारत का सबसे एडवांस हाइड्रोग्राफी जहाज आईएनएस संशोधक कमीशन किया है। मैं भारतीय नौसेना को इन परियोजनाओं से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को, इंजीनियरों को, श्रमिकों को और मेरे प्यारे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, दुनिया गवाह है कि मैरीटाइम क्षमता के बिना कोई भी राष्ट्र बड़ी शक्ति नहीं बन सकता। समुद्र से विकास जुड़ा है, सुरक्षा जुड़ी है, समृद्धि जुड़ी है। आज दुनिया का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से ही होता है। दुनिया को जोड़ने वाले डेटा के विशाल नेटवर्क समुद्र के नीचे से गुजरते हैं। आने वाले समय में क्रिटिकल मिनरल्स, डीप सी रिसोर्सेज और नई ऊर्जा के स्रोत भी समुद्र से ही जुड़ेंगे। इसलिए जिस देश का समुद्री सामर्थ्य मजबूत होगा, उसका आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव भी उतना ही मजबूत होगा और भारत इस वास्तविकता को अच्छी तरह से समझता है। भारत इसके लिए स्वयं को तैयार कर रहा है और आज का ये दिन इस बात का साक्षी है कि हमारी क्षमता क्या है, हमारा कौशल क्या है। साथियों, कुछ वर्ष पहले जब हमने आईएनएस विक्रांत को राष्ट्र को समर्पित किया गया था, तब भारत ने अपने समुद्री सामर्थ्य के नए अध्याय का उद्घोष किया था। विश्व भर के सामने हमारे सामर्थ्य का वो उद्घोष था। आईएनएस विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल
नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है। यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। आज आईएनएस अग्रय, आईएनएस दुनागिरी और आईएनएस संशोधक उसी यात्रा को नई गति दे रहे हैं। ये तीनों पोत भारत के 3 महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है, भारतीय इंजीनियरों का कौशल लगा है, भारतीय श्रमिकों का परिश्रम लगा है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की पहचान विश्व के बाजार बनने से नहीं है। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है। भारत निर्माता बनना चाहता है और जिस दिन निर्माता होगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। और इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। यानी लगभग हर कुछ सप्ताह में भारतीय नौसेना को एक नई शक्ति मिली है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है। यह भारत के भविष्य का संकेत है। साथियों, आने वाले वर्षों में भारत का मैरीटाइम सेक्टर लाखों नए रोजगार तैयार करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि हम मैरीटाइम सेक्टर को केवल एक सेक्टर, आइसोलेटेड सेक्टर नहीं मानते। हम इसे विकसित भारत के रोजगार इंजन के रूप में देखते हैं। एक आधुनिक जहाज में सैकड़ों टन स्टील लगता है, इलेक्ट्रॉनिक्स लगते हैं, मशीनरी लगती है, हजारों पुर्जे लगते हैं और इन सब के पीछे हजारों कंपनियां काम करती है। यानी हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलता है। आज जिन 3 जहाजों की कमीशनिंग हुई है, उनके निर्माण में 200 से अधिक एमएसएमईज ने योगदान दिया है। हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में इन 200 एमएसएमईज में, इन लघु उद्योगों में रोजगार पैदा हुआ होगा। साथियों, अब समय आ गया है कि भारत समुद्री शक्ति के अगले चरण में प्रवेश करे। इसलिए भारत ने शिप बिल्डिंग के क्षेत्र के लिए
एक नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ना शुरू किया है। हाल के वर्षों में अनेक पॉलिसी रिफॉर्म्स किए गए हैं। घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं और शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर, शिप रिसाइकलिंग तथा एमआरओ को एक बड़े राष्ट्रीय मिशन के रूप में देखा जा रहा है। साथियों, शिपिंग सेक्टर के लिए 70,000 करोड़ रुपए का जो प्रोत्साहन पैकेज घोषित किया गया है, वह केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं है, वह भारत के समुद्री भविष्य में निवेश है, वह भारत के औद्योगिक विस्तार में निवेश है। साथियों, भारत आज अपने पूरे मैरीटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है। इससे व्यापार की लागत कम हो रही है, उद्योगों को नई गति मिल रही है और तटीय क्षेत्रों में नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, एक समय था जब भारत की पहचान दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स आयातकों में होती रही है। इस निर्भरता के कारण हमारे सामने रणनीतिक और सुरक्षा दोनों तरह की चुनौतियां भी हैं। 2014 में सरकार बनने के बाद हमने स्थिति को बदलने का संकल्प लिया। इसके लिए नीतियों के स्तर पर बड़े रिफॉर्म किए गए। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई। इन प्रयासों का परिणाम है कि आज रक्षा क्षेत्र में डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट की नई संभावनाएं बनी है। 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और साथियों, एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है। 2014 तक भारत करीब 700 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात करता था, 700 करोड़। आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब 40,000 करोड़ रुपए पहुंच रहा है। भारत में बने रक्षा उपकरण अब दुनिया के 80 से अधिक देशों तक पहुंच रहे हैं। साथियों, आत्मनिर्भरता की यात्रा में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मेरे हिसाब से तो अभी ये शुरुआत है, लेकिन 12 साल में जो प्रगति हुई है वो ये बताती है कि जब नीति स्पष्ट हो, जब दिशा ठीक हो, जब साथ साथ मिलकर काम करें, तो देश में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। साथियों, जब समुद्री विरासत की बात होती है तो बंगाल का नाम
स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है। हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं, विकास की नई यात्राएं देखी है। और संयोग देखिए, ये पोर्ट बंगाल के ही सपूत देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है। साथियों, भारत आज जिस नए समुद्री युग की ओर बढ़ रहा है, उसमें पश्चिम बंगाल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। यहां बंदरगाहों की क्षमता है, यहां उद्योगों की क्षमता है, यहां प्रतिभा है, यहां कौशल है, यहां समुद्री अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता है। मुझे विश्वास है कि आने वाले वर्षों में पश्चिम बंगाल भारत की ब्लू इकोनॉमी, मैरीटाइम मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स और कोस्टल डेवलपमेंट का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। साथियों, भारत ने हमेशा से समुद्र को सहयोग का माध्यम माना है, लेकिन भारत ये भी जानता है कि शांति की रक्षा के लिए सामर्थ्य भी उतना ही आवश्यक है। समृद्धि की रक्षा के लिए सुरक्षा आवश्यक है और भविष्य के निर्माण के लिए आत्मनिर्भरता अनिवार्य है। आज आईएनएस अग्रय, आईएनएस दुनागिरी और आईएनएस संशोधक इसी भावना के प्रतीक बनकर भारतीय नौसेना में शामिल हुए हैं। ये उस भारत के प्रतीक है जो 21वीं सदी में अपने सामर्थ्य को पहचान रहा है, जो अपनी क्षमताओं पर विश्वास कर रहा है और जो दुनिया के सामने नए आत्मविश्वास के साथ तेज गति से, ऊर्जा से भरे हुए संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। साथियों, इस शुभ अवसर पर मैं नेवी के सभी साथियों को, देशवासी के सभी साथियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। मैं एक बार फिर भारतीय नौसेना को, सभी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, श्रमिकों और देशवासियों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। आपके इन प्रेरणादायी शब्दों के लिए हार्दिक धन्यवाद मान्यवर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। रक्षा क्षेत्र को किस तरह से मजबूत किया जा रहा है, इसकी एक और मिसाल आज साफ तौर पर देखने को मिली है। काफी बड़ा दिन, काफी ऐतिहासिक दिन, क्योंकि आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक, आईएनएस अग्रय, आज इन्हें कमीशन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। और साफ तौर पर यह देखा गया है कि कितना बड़ा अवसर यह नजर आता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि किस तरह से जो ब्लू इकोनॉमी है वो आने वाले समय में भारत के किस तरह से निर्माण करती हुई नजर आएगी। और यही सब कुछ रहा है जो तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं। आइए एक एक बड़ी बात आपके साथ साझा करते हैं। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि बंगाल की भूमि ने भारत के पुनर्जागरण को गति दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि किस तरह से जो बढ़ते हुए भारत के कदम है वो कैसे अब समुद्र के जरिए और ज्यादा विशाल होते हुए नजर आएंगे। बंगाल ने सदियों तक भारत को समुद्र के रास्ते दुनिया से जोड़ा है और ये कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय नौसेना, वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, श्रमिकों और देशवासियों को शुभकामनाएं, क्योंकि इतना बड़ा अवसर, इतना बड़ा दिन है आज। और ऐसे में उन्होंने कहा कि आईएनएस विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्धपोतों की यात्रा नहीं है, बल्कि लगातार एक उभरते हुए
भारत की नई तस्वीर को पेश करती हुई नजर आती है। यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा है और जिस तरह से भारत लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसके कदम आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में INS अग्रय, INS दूनागिरी और INS संशोधक यात्रा को नई गति दे रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस तरह से समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई राष्ट्र बड़ी शक्ति नहीं बन सकता, उसी तरह आने वाले समय में और मजबूती के साथ आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है वो मिलती हुई नजर आ रही है। समुद्र से विकास, सुरक्षा और समृद्धि जुड़ी हुई है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। सैन्य शक्ति को लगातार बढ़ाया जा रहा है और यही सैन्य शक्ति है जिस पर लगातार फोकस जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजर आया है। समय आ गया है कि भारत समुद्री शक्ति के अगले चरण में प्रवेश करे और इसीलिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है और इसीलिए आगे इसे बढ़ाया जा रहा है, जो साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत ने शिप बिल्डिंग क्षेत्र के लिए एक नई दृष्टि के साथ आगे बढ़ना शुरू किया है, जो काफी महत्वपूर्ण नजर आया है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि लगातार इस पर जो देखा गया है कि तमाम अलग अलग जो घरेलू निर्माण है उनकी क्षमता किस तरह से बढ़ाई जाए, इस पर साफ तौर पर फोकस किया गया है। कुछ और अहम बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है कि 200 से अधिक ऐसे MSMEs रहे हैं जिन्होंने इसमें योगदान दिया है। आत्मनिर्भर इस जो संशोधक हैं उन्हें दूनागिरी है और INS अग्रय है, इसको बनाने में, इसके निर्माण करने में काफी महत्वपूर्ण रहा है। इसके अलावा भारत समुद्री शक्ति के अगले चरण में अब प्रवेश कर गया है, यानी अब वैश्विक शक्ति के रूप में भारत तेजी से उभर रहा है। निर्माण क्षमता इसकी बढ़ाई गई है। शिपिंग सेक्टर के लिए 70,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज की जब घोषित किया गया तब यह परिकल्पना की गई थी और तभी ये देखा गया था कि आने वाले समय में कितना ये महत्वपूर्ण नजर आता है और इसीलिए तमाम इसकी जो बानगियां हैं वो पेश होती हुई नजर आई, जिसकी बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच के जरिए देशवासियों के साथ साझा की है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होता है। हमें पता है चमकी चाट से क्या बना है, सैंडविच लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े, और चाट पपड़ी दही बल्ले, चमकी चाट से बल्ले बल्ले, असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो इससे पहले प्रधानमंत्री को आप सुन रहे थे कि किस तरह से उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही हैं, क्योंकि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की एक सुंदर तस्वीर निकलकर सामने आई है जब INS के इन जहाजों को कमीशन किया गया है। हमारे साथ इस वक्त आलोक बंसल लगातार जुड़े हुए हैं, निदेशक हैं इंडिया फाउंडेशन के। आलोक जी, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे, उन्होंने तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण बातें कही है। किस तरह से जो समुद्री अर्थव्यवस्था है उसको नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए, उसको और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए जो तमाम कवायदे हैं, किस तरह से बहुत यहाँ पर जो देखा जा रहा है कि जो स्थितियां हैं उसमें बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान करती हुई नजर आ रही है। आलोक जी, देखिए, प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि एक युद्धपोत को बनाने के लिए सैकड़ों कंपनियां और हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। बिल्कुल, ये बात मैं आपको पहले ही बता रहा था कि एक युद्धपोत के अंदर इतनी सारी तकनीक का समावेश होता है, इतने सारे इक्विपमेंट बनते हैं कि एक युद्धपोत जो है राष्ट्र की तकनीकी क्षमता का सही द्योतक है। और वही बहुत महत्वपूर्ण बात है। प्रधानमंत्री जी ने यही बताया कि इसमें 200 से ज्यादा MSMEs जो है इन्वॉल्व हुई इस जहाज को बनाने में। तो आप समझ सकते हैं कि हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिला इस युद्धपोत को बनाने के लिए। और इन युद्धपोतों की क्षमता के बारे में तो कुछ कहना मेरे ख्याल से बेमानी होगा। जैसे मैंने पहले भी कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अग्रणी नौसैनिक शक्ति है और सिर्फ देश की सुरक्षा जानकारियां नहीं बल्कि अन्य चीजों की भी, जो अन्य देश हैं जो यहाँ पे हिंद महासागर क्षेत्र में हैं, उनकी सुरक्षा जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए भी भारतीय नौसेना हमेशा अग्रणी रही है।
प्रधानमंत्री ने ये और बताया कि बंगाल की जो भूमि है, क्योंकि बंगाल जो है अगर आप देखें सन 47 तक भारत का सबसे अग्रणी राज्य था और यहाँ पे ही जो नौसेना का काफी बड़ा यहाँ पे पहुंच होती थी, काफी संख्या थी नौसेना की और बंदरगाह यहाँ के बहुत महत्वपूर्ण थे, जो धीरे धीरे कई अन्य कारणों से उनकी जो उन्नति थी वो थोड़ा रुक गई थी। अब उसको दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स जिन्होंने ये 3 जहाज बनाए हैं, वो एक बहुत महत्वपूर्ण शिप बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा कलकत्ता में और भी शिप बिल्डर्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, सरकारी तंत्र के भी हैं, तो उनको सबको रीएक्टिवेट करना जिससे कि भारत की जो समुद्री क्षमता है उसमें दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति हो। तो ये सब चीजें प्रधानमंत्री ने बताई और प्रधानमंत्री ने समुद्री क्षेत्र का जो महत्व है उसके ओर दुनिया का ध्यान आकर्षित किया, विशेषकर भारत की जनसंख्या। एक और बात जो पश्चिम बंगाल को लेकर प्रधानमंत्री ने यहां पर कही कि आने वाले समय में ब्लू इकोनॉमी का बड़ा जरिया ये बनता हुआ नजर आएगा। कैसे आप इसको देखते हैं, क्योंकि साफ तौर पर जब हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, पहले की स्थितियां अलग थी, आज कमोवेश स्थितियां अलग नजर आ रही हैं, विकास की एक मुख्य धारा जुड़ती हुई नजर आ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व रहा है उसके जरिए हम देख रहे हैं कि तमाम अलग अलग क्षेत्रों में विकास की जो इबारत है उसको लिखा जा रहा है। तो ऐसे में साफ तौर पर जब ब्लू इकोनॉमी की बात करती है, कितना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आप मानते हैं कि इससे बहुत बड़ा बदलाव, बड़ा चेंज ये लेकर आएगा? देखिए, बंगाल की जो अर्थव्यवस्था है, पश्चिमी बंगाल का जो जीवन यापन है वो सब पानी से जुड़ा हुआ है जी। अगर आप देखें कि जो हुगली नदी है वो जगह जगह जाती है और जो लोगों की जो दिनचर्या है, लोगों की जो जिंदगी है, उसका जो पोत हैं, नौकाएं हैं, उनके साथ जुड़ा हुआ है। और 47 तक पश्चिम बंगाल भारत का अग्रणी राष्ट्र था, अग्रणी राज्य था आर्थिक रूप से, और धीरे धीरे उसमें ह्रास होना शुरू हो गया और कई कारण थे, जिसका एक प्रमुख कारण राजनीतिक कारण भी था। यहाँ जिस तरीके की राजनीतिक व्यवस्था रही उसमें जो प्रोडक्टिविटी थी वो धीरे धीरे कम होती चली गई। तो अब कोशिश की जा रही है कि पश्चिम बंगाल जो है अपने उसकी जो क्षमता है वो पुनः प्राप्त करे और पश्चिम बंगाल औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति की राह पर एक अग्रणी राज्य के रूप में उभरे। और क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर जो है बौद्धिक क्षमता तो है ही है, जैसे कि हमेशा कहा जाता था पुराने जमाने में, जो आज बंगाल सोचता है वो कल भारत सोचता है। तो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है इनके पास और प्राकृतिक संसाधन भी है, बस एक इच्छा शक्ति की कमी थी। अब वो इच्छा शक्ति भी आ जाएगी तो जो ब्लू इकोनॉमी है, चूंकि पानी के साथ इसका इतना ज्यादा जुड़ाव है, समुद्री सीमा भी है और नदियों का भी जो इसके अंदर जो है, हुगली ऐसी नदी है जिसमें जहाज चलते हैं, तो इसकी जो ब्लू इकोनॉमी है उसको रिवाइव करने का बहुत बड़ा जो समुद्र से जुड़ी हुई जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसका एक बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है पश्चिम बंगाल, और ऐसा ही प्रधानमंत्री ने कहा। और इसमें मुझे जरा भी शक नहीं है कि ये क्षमता है पश्चिम बंगाल में, और आने वाले समय में पश्चिम बंगाल को हम एक बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में, विशेषकर ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में देखेंगे। निश्चित तौर पर आलोक जी, कुछ और भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि बहुत बड़ा दिन और प्रधानमंत्री ने जब शुभारंभ किया है, किस तरह से यहाँ पर जो अलग अलग तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, आइए आपको एक एक कर दिखाते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री ने आईएनएस जहाज़ों का ये जो कमीशन किया है उन्हें, और ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। और लगातार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह की बात करते हैं तो वैश्विक स्तर पर भी और साफ तौर पर राष्ट्र हित में भी हमने देखा है कि तमाम ऐसी जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं भारत को बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करती हुई नजर आ रही हैं। रक्षा क्षेत्र की जब हम बात करते हैं, तमाम ऐसे रिफॉर्म्स किए गए हैं जिनसे आने वाले समय के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण तो हो ही पा रहा है, लेकिन उसके अलावा भी रक्षा तंत्र जो है वो और ज़्यादा मजबूत बनता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं।
तो ये तस्वीरें आपने देखी, काफी महत्वपूर्ण दिन और रक्षा तंत्र को और ज्यादा मजबूती मिलती हुई नजर आई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कमीशन से, जब यहां पर उन्होंने आईएनएस की ये जहाज रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए जोड़े हैं। और इसी के साथ फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।